नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब सबको इंतजार है 10 मार्च का, जब उत्तराखंड में हुए मतदान के नतीजे सामने आएंगे। अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी जहां कह रही है कि वो 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, तो कांग्रेस का भी ये दावा है कि वो 48 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सितारगंज से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा जी। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है उत्तराखंड पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। सौरभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2022 में सितारगंज विधानसभा सीट पर क्या नतीजे रहने वाले हैं? देखिए 2022 का जो चुनाव है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। सितारगंज विधानसभा का चुनाव, और जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 28,500 वोटों के आसपास के मतों से कुमाऊं की नंबर 1 सीट बन के निकली थी सितारगंज, इस बार भी मुझे जी विश्वास है कि सितारगंज जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी और बहुत अच्छी बहुमत से जाएगी। जी। सौरभ जी, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने काम नहीं किया, लीडरशिप भाजपा के पास नहीं है, 3-3 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले। सितारगंज विधानसभा सीट का अगर इतिहास देखें तो पिछले 4 विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की थी। लेकिन कांग्रेस इस बार कह रही है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया, इस बार कांग्रेस की सीट आएगी। तो क्या सितारगंज में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, क्या है? देखिए ये तो आपको 10 मार्च को स्थिति क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि सितारगंज में कांग्रेस कितनी मजबूत है। सितारगंज कांग्रेस का गढ़ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ है। और सितारगंज जी में कांग्रेस जो है वो धड़ों में बटी हुई है। मैंने आप जिस दिन सितारगंज के टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन कांग्रेस धड़ में बढ़ गई। आपने खुद देखा कैसे नारायण पाल जी ने कांग्रेस छोड़ दी, वो बीएसपी में चले गए। सबसे बड़े नेता अगर कांग्रेस के वो सितारगंज के थे तो नारायण पाल जी थे। वो 2 टाइम के विधायक रहे बीएसपी से, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नवतेज पाल जी को टिकट मिलने से। उनके जो ब्लॉक अध्यक्ष और उनके जो जितने भी नेता थे वो कहीं चुनाव में दूर दूर तक दिखे नहीं उनके। तो आपको जी खुद ही स्थिति क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से नवतेज पाल जी का टिकट मिलते ही कांग्रेस धड़ों में बढ़ गई। और जहां तक जीतने की बात है, नवतेज पाल जी कोई नया चेहरा नहीं है जो कांग्रेस ने दिया है। ये चेहरा 2017 में भी मेरे खिलाफ लड़ चुके हैं। भारत बीएसपी से लड़े थे उस वक्त, बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, और इन ये टोटल मात्र 11,000 वोटों में इनका चुनाव निपट गया था और ये इनकी जमानत जब्त हुई थी। तो जी इनको कोई सितारगंज में ऐसा नहीं है कि इनकी कोई नवतेज पाल जी कोई बहुत नया चेहरा मेरे सामने आया है। ये चेहरा मेरे साथ 2017 में भी चुनाव लड़ चुका है। जी। सौरभ जी, जब चुनाव प्रचार में आप गए जनता के बीच में, आपने जनता के मन को टटोला होगा, तो अब आपने उनके मन में क्या पाया? देखिए मैं चुनाव में भी हम जनता के बीच में रहे, जब चुनाव नहीं भी था 5 साल हमने जनता के लगातार बीच में रह के उनका काम किया है। पर पब्लिक के जी अंदर मोदी जी को लेके, पुष्कर सिंह धामी जी को लेके, जो विकास कार्य के विधायक ने 5 साल में सितारगंज में किए हैं उनको लेके बहुत उत्साह था, जोश था। और कहीं ना कहीं वो आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेगा 10 मार्च को वोटिंग के रूप में। और जी आज देखिए सबको मालूम है कि सितारगंज की जो जनता है उनको भी मालूम है कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, देश सशक्त बन रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। युवा मुख्यमंत्री हैं, हमारे हमारे जिले से हैं, मेरे बगल की सीट है। तो कहीं ना कहीं जी पब्लिक में बहुत उत्साह था इस बार वोटिंग को लेके। और आप ये इसका इसका आप उदाहरण ये है कि पूरे उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कहीं पे हुई है तो आप देखिए सितारगंज में हुई है। 78% वोट वहां जी। पर पड़ा है। और उधम सिंह नगर की 9 सीटों में सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पड़ा है तो वो सितारगंज में पड़ा है। तो ये दिखाता है कि सौरभ पब्लिक जी, को वोट 2017 देने के में। विधानसभा चुनाव। जी। नहीं बताएं, सौरभ जी, बोलिए अगर बोलिए। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको 50,000 से ज्यादा वोट तब मिले थे। करीब 60% वोट आपको तब मिले थे और जीत का मार्जिन भी था, वो काफी अच्छा खासा था। इस बार क्या रिपोर्ट आई है संगठन से कि आपको कितने वोट मिल रहे हैं? इस बार जीत का अंतर, जो आप कह रहे हैं कि जीतने वाले, तो वो अंतर कितना रहने वाला है? देखिए मैं मेरी संगठन से इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है कि क्या वोट परसेंटेज रहेगा और क्या वोट शेयर रहेगा। लेकिन जितना हमें जी राजनीतिक अनुभव खुद रहा है, जितना हम राजनीति में काम किया है, परिवार राजनीतिक रूप से जुड़ा रहा है, जितना हमारा खुद का आकलन है कि सीट बहुत अच्छे मार्जिन से फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 22 में। मैं आपको कोई नंबर पे, फिगर पे नहीं जाऊंगा, फिगर ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन बहुमत स्पष्ट रहेगी। जी। भाजपा चुनाव से पहले भी और चुनाव में भी यही बात कहती आई है कि भाजपा 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। लेकिन मतदान के बाद कुछ भीतरघात के मामले सामने आए हैं, कुछ विधायक सामने आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए मैंने भी 2-3 विधायकों की जो स्पष्ट आए हैं, जो सामने वक्तव्य आए हैं, वो मैंने भी सुने हैं और मुझे लगता है कहीं न कहीं उसको पार्टी फोरम जी। में उठाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट का नेतृत्व इस पे ध्यान देगा और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा, उस पे कार्रवाई होगी। तो इसका फ़ायदा क्या कांग्रेस को मिल सकता है? अब देखिए मैं फ़ायदा-नुकसान देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा भीतरी घात हुआ होगा जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ होगा। लेकिन हाँ, अगर 1-2 सीटों पे ऐसी आशंका जताई जा रही है तो ऑब्वियसली मुझे पूरा विश्वास है पार्टी इसको सीरियसली लेगी और पार्टी कहीं न कहीं अपने मंच पे कोई भी अगर समस्या होती है, हम लोग को भी होती है तो हम लोग मंच पे उठाते हैं, पार्टी के फोरम पे उठाते हैं और पार्टी के फोरम इसको जी, इसको कहीं न कहीं डिसाइड करता है। मुझे लगता है पार्टी इसको सीरियसली लेके इस पे कोई न कोई फैसला जल्द से जल्द लेगी। जी। सौरभ जी, जैसा कि आपने कहा कि सितारगंज विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, वहाँ से भाजपा ने सितारगंज विधानसभा सीट को जीता है। इस बार आप कह रहे हैं कि जीतेंगे, हैट्रिक बनाएँगे। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आपने ऐसे क्या काम किया है जिनको देखकर जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैंने वो प्रोजेक्ट्स धरातल पे उतारे हैं जो पिछले 60 साल में क्षेत्र की डिमांड रही और कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री और कोई सरकार उतार नहीं पाई। ये इस बार की जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके विधायक सौरभ भवन ने उतार के दिए हैं, चाहे वो सिरसा रोड का प्रोजेक्ट हो। जब से देश आज़ाद हुआ और हमारे बंगाली और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, सिख भाई जो हैं, जब से वो सितारगंज में आके बसे 1965 में, 71 में, 74 में, तब से उनकी रोड की डिमांड थी। 16 किलोमीटर लंबी रोड आज तक कभी नहीं बनी, मैंने इस कार्यकाल में बना के दी। 33 करोड़ रुपए के साथ वो रोड बनी। सूखी नदी का पुल, जहाँ पर हज़ारों लोग हमारे सिडकुल में जाते थे। बहुत बार ऐसे हादसे हुए अमित भाई कि लगभग 30 से 40 लोग उस नदी में बह गए सिडकुल जाने की कोशिश करते समय बारिश के टाइम पे। वो पुल कभी किसी ने नहीं बना के दिया। 13 करोड़ की लागत से वो पुल मैंने खड़ा करके क्षेत्र में तैयार करके क्षेत्र को सौंपा। हमारे सितारगंज में बस अड्डा नहीं था। आज 4.5 करोड़ की लागत से एक बहुत सुंदर बस अड्डा है। डिग्री कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आईटीआई कॉलेज नहीं था, अल्पसंख्यक आईटीआई कॉलेज नहीं था, अजीतपुर का पुल नहीं था। हमारे बंगाली समाज के जो लोग यहाँ पर पिछले 60 सालों से बसे हुए हैं, उनके जाति प्रमाण पत्रों पे आज तक पूर्वी पाकिस्तान लिख के आता था। उनको भारत का नागरिक नहीं माना जी, जाता था। उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि पूर्वी पाकिस्तान हटाया जाए। वो हटा के अगर दिया गया तो इस सरकार में हमने हटवा के दिया। तो बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिनाने जाऊँगा तो आपको हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी, एक लाइब बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था, इंडोर स्टेडियम बना के दिया। हमारे यहाँ बच्चों के हमारे यहाँ अटल उत्कृष्ट विद्यालय नहीं थे। सितारगंज का ब्लॉक का पहला अटल उत्कृष्ट विद्यालय जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड पैटर्न में बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, वो मैंने सितारगंज में खुलवा के दिया। अक्षर पात्र योजना से जी, सितारगंज में एक हमने 12 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करा के हमारे युवाओं के लिए वहाँ पे दिया। एचपीसीएल, आईओसीएल कंपनीज में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे, उनसे वार्ता करके मैंने सितारगंज सिडकुल फेज 2 में आईओसीएल और एचपीसीएल की 2 कंपनियां यहाँ पर निवेश करवाया। तो ये सारे काम हैं जो पब्लिक ने देखे हैं और सबसे बड़ी बात जो सितारगंज में गुंडागर्दी का चरण चलता था, कमीशन खोरी का चरण चलता था, वो सब खत्म हुआ है। तो जी। पब्लिक जो है समझदार है और मुझे विश्वास है कि पब्लिक इन सारे कामों पे और मेरी छवि पे मुझको वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को देखते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताएगी। सौरभ जी, जैसा कि आपने कहा कि 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कोरोना के चलते आपको सिर्फ 3 साल ही मिले। तो कहीं न कहीं आपके मन में भी ये है कि आप और ज़्यादा काम कर सकते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस बार भी जीतते हैं, तो वो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप अभी नहीं कर पाए, वो आप आगे करेंगे जीतने के बाद? नहीं, सही सही कहा आपने अमित भाई। देखिए 2 साल के कार्यकाल जो कोरोना का रहा है और आज भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं है। लेकिन उसने हम लोग जी, को बहुत डेंट किया। हमारी हमारी विधायक निधि खत्म हुई, पूरा देश लॉकडाउन में 2020 में चला गया, हमारे पूरे फंड्स खत्म हो गए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, जी, सिंचाई के हो, वर्ल्ड बैंक के हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हो। तो जो योजनाएं हम धरातल पे उतारना चाह रहे थे, जो कोई भी योजना जब तक फंड की उपलब्धता नहीं होगी आप उसको धरातल पे नहीं उतार सकते। तो 2 साल हमको बहुत सेटबैक लगा है और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त सितारगंज में आना चाहिए और जो जो मैं अगर इस बार कार्यकाल में जब हम जीतेंगे और सरकार बनेगी और मैं लाने की कोशिश करूंगा, वो है सितारगंज को रेलवे से कनेक्ट करना। देखिए हमारा सितारगंज जो जी, है एक इंडस्ट्रियल एरिया है और जब तक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो एक रेलवे के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि हमारे जो कंपनीज है जी, उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इतना ज्यादा पड़ रहा है कि वो उनके लिए फिजिबल नहीं हो रहा है यहाँ। तो कहीं न कहीं रेलवे एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हमारे यहाँ सितारगंज के जो युवा लोग हैं, खेल में उनको बहुत रुचि है और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। मैं लगातार हमारे यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स इवेंट कराता रहता हूँ।
अभी पिछले जी 2 साल में मैं 4 इवेंट करा चुका हूँ, जिसमें एक हमने पूरी उत्तराखंड की मैराथन कराई, जिसमें 2200 से 2500 बच्चों ने भाग लिया। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए। तो उसमें लोगों में उत्साह भी है खेल को लेके, और उनका टैलेंट भी है उत्तराखंड में। तो उसके लिए एक जी स्पोर्ट्स स्टेडियम की मुझे लगता है कहीं ना कहीं सितारगंज में होना चाहिए, जिससे लोग खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने की जगह मिलनी चाहिए, खेलने के लिए उनको प्रशिक्षण करने के लिए एक जगह मिलनी चाहिए। तो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नया हमारे सितारगंज में बनना चाहिए। हमारे सितारगंज में सब युवाओं के लिए जो सिडकुल है उसको और कंपनियों को निवेश कैसे आ सके ताकि रोजगार बढ़ सके। जो जो लोग पलायन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन है, कि हमारे यहाँ के बच्चों को छोड़ अपने अपना स्टेट छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। उसको तभी हो पाएगा जब इंडस्ट्रियल यहाँ पर कंपनीज और आएंगी और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे हमको काम करना है अगले 5 साल, और रोड मैप एक तय है। अब जैसे ही देखिए सरकार बनती है और विधायक मैं उनके आशीर्वाद से बनूंगा, जनता के आशीर्वाद से, तो इन सारे कामों पे कार्रवाई शुरू करी जाएगी। ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला है, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं और आपके अच्छे मित्र भी हैं। उनके बतौर से मुख्यमंत्री कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं बहुत कम समय मिला। युवा है, ऊर्जावान है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। उनको सारी जमीनी हकीकत पता है उत्तराखंड की, उनको जमीनी समस्याएं पता है उत्तराखंड की। और आपने देखा 6 महीने जी में जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, वो सारे पब्लिक हित के फैसले थे, सारे जनता के हित के फैसले लिए गए। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हो, आशा कार्यकर्ताओं की हो, एएनएम कार्यकर्ताओं की हो, भोजन माताओं के लिए हो, चाहे वो हमारे युवा भाइयों के लिए एंट्रेंस फीस माफ करना हो, चाहे वो हमारे मेडिकल एग्जाम्स की फीस, जो मेडिकल आपके एंट्रेंस वो है, जो आपका फीस होती है, ईयरली फीस होती है, उसको कट करके जी शॉर्ट करने की बात की हो। ये सारे काम उन्होंने करके दिए हैं, और लेकिन समय क्योंकि कम था, तो बहुत सारे फैसले जो लेने चाहिए थे, वो जो होने भी चाहिए थे उत्तराखंड हित में, वो नहीं हो पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की बनेगी। युवा मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ना कहीं उनको 5 साल का पूरा रन मिलता है, तो मुझे लगता है स्टेट की जो समस्याएं हैं उस पर समाधान करेंगे, और बहुत आगे बढ़ेंगे, स्टेट को आगे भी बढ़ाएंगे, और समाधान का भी हल होगा, समस्याओं का हल होगा। हरीश रावत का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद भाजपा की स्थिति है वो काफी अच्छी हो गई है, वरना भाजपा बहुत बुरी तरह हार रही थी, मतलब टक्कर में ही नहीं थी, उनका ये कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरीश रावत जी, मुझे समझ में नहीं आता है हरीश रावत जी का जो जो पॉलिटिकल आउटलुक है, कभी कभी मुझे समझने में फेल हो जाता हूँ। आप सोचिए, इतने बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, केंद्रीय जी मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जो 2 बार 2 सीटों से लड़ने पे उत्तराखंड हारे। चलिए आप हार गए, उसके बाद एमपी आप सबसे हाईएस्ट मार्जिन से कोई हारे तो हरीश रावत जी हारे, नैनीताल लोकसभा हारे। उसके बाद इन जो जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड का, उनको यही नहीं पता कि उस किस सीट से लड़ेंगे और कौन सी सीट उनके लिए सुरक्षित रहेगी। 70 सीटों में हरीश रावत जी को अपनी सीट चुनने में अगर मुश्किल हो रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। सबसे बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने लिए आज सीट नहीं चुन पा रहे। रामनगर गए तो रामनगर से उनको डर 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 के भाग गए। उसके बाद लाल कुआं चले गए, जी और लाल कुआं में भी आपको बताऊं, मेरे से लगी हुई सीट है, सितारगंज का बॉर्डर है लाल कुआं। लाल कुआं से भी उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं हरीश रावत जी पॉलिटिकल क्या स्टेटमेंट देते हैं, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही है। उनके और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में क्या क्या कैसे रिश्ते हैं, आप जग जाहिर है। जब श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा रेज जी जीवित थी, उनके साथ कैसे रिश्ते रहे, वो आपके साथ, वो पूरी उत्तराखंड की जनता के साथ जग जाहिर है। बात वो उत्तराखंडियत की करते हैं हरीश रावत जी, और उत्तराखंड का सबसे बनने का सबसे बड़ा विरोध अगर उस वक्त किसी ने किया तो बहुत हरीश बहुत रावत जी ने सौरभ, किया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, हमारे हमको अपना आपने समय दिया। उम्मीद बहुत करता बहुत हूँ 10 धन्यवाद मार्च की भाई। तारीख आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। और आपके सारे धन्यवाद। दर्शकों का मेरे तरफ से प्रणाम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।